ठीक है। हम लोग कैटायन और एनायन का सीख गए हैं। एनायन का बच्चा है। कैटायन का भी कहाँ हुआ है? कौन कौन सा? वेरी गुड। तो चलिए, अगर वो दोनों किए ही हैं तो इसका भी करके बता दीजिए भाई। मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए कि आप लोगों ने सीखा हुआ है। CH3+। एकदम सही। कैटायन की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट किसको देते हैं? बोलो ना। सेंट्रल एटम को। और कैटायन में कितना, मतलब इसमें कितना चार्ज दिख रहा है? +1, यानी कि सेंट्रल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस झेला है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन का, तभी +1 चार्ज है। इसके पास होना कितना चाहिए था? 1 2 3 4, लेकिन +1 का मतलब बस सीख गए। तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। 1 2 3 4, ये वाला चला गया है, तो यहाँ इसकी जगह पे कौन आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये 3 हाइड्रोजन इसके पास है ही। ठीक, 3 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं। 3 सिग्मा का मतलब स्प्लिट करेंगे तो एक S ले जाएगा और 2 को P ले जाएगा। डन। NH4+ हम लोग बनाए थे, अमोनियम आयन बनाए हैं। चलिए, तो अब एक काम कीजिए, अभी देखते हैं हम लोग। चलो एनायन, हम मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा बेटा, एनायन की कंडीशन में हम लोग क्रेडिट किसको देंगे? काउंटर को। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, जैसे कि सल्फेट SO4-2। SO4-2 एनायन वाले में एक काम हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और वो भी इसलिए क्योंकि हम लोगों को काउंटर को देना है नेगेटिव चार्ज का क्रेडिट। तो इसलिए एक काम करना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं भैया डिस्ट्रीब्यूशन। एक सल्फर है और उसके साथ में कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। ठीक, माइनस में कितना चार्ज है? 2। इस 2 ऑक्सीजन को आप -1 बांट दो। ठीक, आपको ये डाउट होना ही चाहिए कि सर एक ही ऑक्सीजन को -2 क्यों नहीं दे सकते, जबकि ऑक्सीजन तो -2 रखता है। ठीक, अब कहानी ये है बेटा कि जब तक ये एक ऑक्सीजन नॉर्मल है तब तक कि उसकी वैलेंसी कितनी है? कितनी है? अगर, हाँ, अगर मुंह में दही नहीं जमाए हो तो जवाब दिया करो। अगर ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में है, जीरो चार्ज वाला है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक, यानी कि मतलब क्या है बेटा कि अगर इस ये ग्राउंड स्टेट में है, मतलब कि अगर गरीब है तो ये दोनों हाथ से हाथ मिला सकता है। ठीक, लेकिन अगर एक हाथ पे आप क्या कर दो? नोटों की गड्डी रख दो, यानी कि नोटों की गड्डी क्या है? नेगेटिव चार्ज। एक हाथ पे इसके नोटों की गड्डी रख दी, अब ये कितने हाथ से हाथ मिलाएगा? एक हाथ से, यानी कि O- वाला कैसा हो गया बेटा? O- वाला हो गया है मोनोवैलेंट नेचर का। डन। प्रयाग और 2 जन आ जाओ, साइकिल आएगा पूरा, साइकिल गिरा दे।
हाँ जी, आप लोगों के लिए रुके हुए थे हम लोग। अच्छा इधर देखो भाई, अब क्या होता अगर एक ही ऑक्सीजन को -2 चार्ज चढ़ा देते तो? अब उसकी, हाँ, एक ही ऑक्सीजन पे -2 चढ़ाने का मतलब दोनों हाथ पे आपने क्या रख दिया, नोटों की गड्डी रख दी। अब वो हाथ मिलाएगा क्या? नहीं। लेकिन अब अगर उसको हाथ मिलाना हो तो वो क्या करेगा बेटा, नोटों की गड्डी फेंक करके हाथ मिलाएगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें एक जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता जबकि दूसरा वाला पूरा का पूरा एक पेयर शेयर कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो उस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। जब तक ये जरूरत ना पड़े तब तक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना है। डन। चलिए, तो इसलिए अब इन सारी चीजों पर बेस्ड अपने को क्या मालूम चल गया कि ये जो SO4-2 है, -2 का मतलब दो ऑक्सीजन को अपने को क्या देना पड़ेगा? -1 चलो अब बाकी काम बिल्कुल एज इट इज है। सेंट्रल एटम है कौन? सल्फर। एस क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन दूं भाई? 1 2 3 4 5 6। ये दो ऑक्सीजन कैसे हैं? जीरो चार्ज, यानी कि बाईवैलेंट है दोनों। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खाएंगे। जबकि ये दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं बेटा? मोनोवैलेंट नेचर के हैं। इनको मैं यहां से हटा देता हूं ताकि, हाँ, ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों है मोनोवैलेंट, यानी कि O-। अब बताओ कितने सिग्मा दिख रहे हैं? एक सिग्मा इसमें रहेगा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा। कितने? 4, यानी कि sp3। डन। चलिए इतना ही आसान काम करो और बना के दिखाओ कार्बोनेट आयन। थोड़ा जल्दी। एकदम सही, sp2। आप लोगों का है बेटा sp2? आ गया, वेरी गुड। सेंट्रल एटम कौन? कार्बन। और 3 ऑक्सीजन है। ये लो भाई, पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। अच्छा, अब ऑक्सीजन के ऊपर है -2, मतलब माइनस में 2 चार्ज है, यानी 2 ऑक्सीजन को अपने को देना पड़ेगा क्या क्या? बस ठीक। तो यहां से क्या मालूम चल गया अपने को, बताओ जल्दी। कार्बन है सेंट्रल एटम जिसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, ये दोनों ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है। कितने सिग्मा नजर आ रहे हैं? 3। डिस्ट्रीब्यूशन 1s 2p। ठीक, मजा आ रहा है? चलिए, अगर मजा आ ही रहा है तो फॉस्फेट आयन का निकाल के बताओ। थोड़ा जल्दी करो बेटे। अच्छा, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए हैं कि पढ़ना है? पढ़ना है ना? ओके। ये अब पक्का सब लोगों का आ गया? एक मिनट, क्या तिवारी जी, पांडे जी, क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ तिवारी पांडे क्या? अच्छा, मिश्रा जी, ठीक। फिलहाल के लिए मिश्रा जी।
आया आंसर आपका sp3। आप लोग वही जवानों चेक करें। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 4 ऑक्सीजन है जिसमें से 3 के पास -1 फॉस्फोरस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया आप लोगों ने, वेरी नाइस, 1 2 3 4 5। एक ऑक्सीजन है बाईवैलेंट नेचर का, 3 ऑक्सीजन है मोनोवैलेंट नेचर के। कितने सिग्मा भाई, 1 2 3, कहाँ से 4 दिख रहा है भैया, ओके 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 ठीक है, एक ये भी है, तो 1 2 3 4, एक ले गया S, बाकी बचे 3 ले गया P। बन रहा है बढ़िया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल अप कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का देख रहे हैं। आपको बताना है बेटे CH3 सॉरी N3-, हाँ जी बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ये Br2+2 का निकाले थे क्या, ठीक है। आज का टारगेट है अपना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से थोड़ा टफ वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस का निकालना। चलो मुन्ना और मुन्नियों, ऐसा तुरंत सरेंडर नहीं करते बेटे। चलो मैं एक हिंट दे देता हूं, अगर इसमें नंबर ऑफ एटम कितना दिख रहा है, एक ही एटम है, यानी अब इसमें सेंटर काउंटर लगाने की जरूरत नहीं है, जो इकलौता है वही है, अहम ब्रह्मास्मि जो है वही है, ठीक। ये लीजिए नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, -3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए ना, 1 2 3, कितने हो गए सिग्मा, 4 सिग्मा मिल गए ना, 1 2 3 4। क्या हाइब्रिडाइजेशन आया बेटा, बस। चलिए Br2+2, ओए फालतू बकवास नहीं, इसको कर, Br2+2। चलो इसमें मैं हिंट कर देता हूं, Br2+2 में एक Br बनेगा आपका सेंट्रल, जिसमें से आप +2 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा Br जो है वो बनेगा काउंटर। चलिए बना के दिखाई। हाँ इन दोनों के अलावा और क्या है, सेक्टर 10 वाले बताएंगे इसका आंसर। कितना आया बेटा, और sp2 आएगा। मैंने आपको हिंट क्या दिया, 2 ब्रोमीन है ना अपने पास बेटे, ठीक, जिसमें से एक ब्रोमीन को आप सेंटर बना रहे हो। अच्छा सेंट्रल पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा प्लस चार्ज का, प्लस में कितना है 2, होना कितना चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ये लीजिए भैया मैं +2 इधर लिख देता हूँ, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाकर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब दूसरा वाला ब्रोमीन जो है वो क्या बन रहा है, काउंटर। और आपको मालूम है ब्रोमीन कितना बॉन्ड बनाता है, सिर्फ एक बॉन्ड,
ठीक, अब देख लो कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3 सिग्मा। क्या हुआ, sp2। कितना आसान है बताइए। चलिए n, अब देखना है यहां पे इसमें और इसमें फर्क है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही एटम था, इसमें 3 एटम है, जिसमें से एक नाइट्रोजन एटम बनेगा सेंटर, बाकी 2 बनेंगे काउंटर। ठीक, और उन दोनों जो बाकी दोनों वाले भी हैं उनमें से एक नाइट्रोजन कैसा होगा, -1 वाला। अब चलो और आपके लिए काम आसान कर देता हूं, नाइट्रोजन जो है वो होता है ट्राइवेलेंट नेचर का। ट्राइवेलेंट मतलब 1, 2, 3। ठीक, अब ये ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपल हैंडशेक जो है उसमें से एक पे आपने क्या किया, नोटों की गड्डी रख दी, लालची बना दिया। अब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, 2। ठीक, यानी कि समझ ही गए हो, एक नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट बनाओगे, एक नाइट्रोजन डाइवेलेंट बनाओगे, सॉरी बाइवेलेंट। चलिए जल्दी बना के दिखाइए। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, जल्दी ट्राई करो। sp4 होता है, बिल्कुल भी नहीं। दाल में कुछ उबाल के खाए हो क्या, sp4। जो पढ़ा भी नहीं रहा हूं वो भी पढ़ रहे हो। जल्दी बेटे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अरे इतना कौन सा तुमको मैंने पूछ लिया कि बताओ बेटे रॉकेट कैसे स्टार्ट करते हैं। एक नाइट्रोजन बन रहा है सेंट्रल, ठीक, सेंटर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके साथ में 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन नॉर्मल है और एक नाइट्रोजन -1 वाला है। तो जो नॉर्मल नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। 1, 2, 3, ये लो भाई, खा गया, ये खा गया, खा गया ना। ये वाला नाइट्रोजन कैसा है बेटे, ट्राइवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन एक हाथ में तो आपने नोटों की गड्डी रखी है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई रहता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई रहते हैं। ये हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, कितना हो गया भाई, बस। तुम इधर सामने आके बैठो, तुमको वहां से sp2 दिख रहा है, पागल आदमी। चलो ये वाला बनाओ, Br+, सिंपल है, ए के जैसा ही है। sp तो नहीं आना चाहिए, sp2 आना चाहिए। Br+ का क्या मतलब बेटा, एक ही तो ब्रोमीन है। कहाँ भैया, ब्रोमीन हेलोजन है ना, सारे हेलोजन के पास कितना रखा हुआ है, 7 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, +1 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं मुझे, ये वाला। चलो तो 1 2 3, 1 ले गया s, 2 ले गया p। कितना आसान है बताओ, चलो जल्दी से इसको करके दिखाओ।
कितना है बेटा NH2 माइनस? इधर आप लोग भाई, बाकी जनता बिल्कुल भी नहीं। NH2 माइनस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा? एक नाइट्रोजन और उसके साथ में दो हाइड्रोजन, जिसमें से एक हाइड्रोजन के पास कैसा है? माइनस चार्ज। और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन होता ही कैसा है नॉर्मली? मोनोवैलेंट, यानी कि सिंगल हैंडशेक करने वाला। अब उसमें भी आपने क्या कर दिया बेटे? नोटों की गड्डी रख दी है, यानी कि -1 चार्ज दे दिया है। तो अब वो नॉर्मली तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, और बॉन्ड बनाएगा तो किस शर्त पे? जब वो नोटों की गड्डी फेंकेगा। यानी आपको मालूम है ये कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है? कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड। चलो देखा जाए उसका लुईस स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक। एक हाइड्रोजन नॉर्मल है, तो ये सिंगल वाले को ये नॉर्मल वाला ले गया, और ये जो दूसरा वाला नाइट्रोजन है, ओहो, और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आया है, ठीक। कितने सिग्मा दिख रहे हैं बेटे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ठीक। और 4 सिग्मा का मतलब बांट लो, 1 ले गया S, 3 ले गया P। चेक कर लेते हैं। चलो भाई, Cn माइनस साइनाइड आयन, ओ सेक्टर 10 वासी, तो कौन कौन है? हाँ तो इसकी दूध बात है। जल्दी, साइनाइड आयन, कैसे? बेटे सेंट्रल है कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन बनाऊं? 1 2 3 4, ठीक। नाइट्रोजन है साथ में, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका? कार्बन है और उसके साथ में N माइनस है। नाइट्रोजन नॉर्मल होता तो ट्राईवैलेंट होता, -1 का मतलब एक हाथ में नोटों की गड्डी। अब कितने बॉन्ड बनाएगा बेचारा? 2 बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को खा गया कौन? N माइनस। कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, यानी कि सिर्फ 2 सिग्मा। 1 लेगा S, 1 लेगा P। तुम लोग इतने आसान आसान को खिचड़ी कर दे रहे हो बेटा। चलो तो अब I2 माइनस बताओ। एकदम सही। अच्छा एक काम करो, लो आप लोगों को अगर I2 माइनस थोड़ा टफ लग रहा है तो अभी के लिए आप I2 बना के देखो। पहले I2 बना लोगे? आप बताइए क्या होगा। या एक काम करो बेटे, तुम लोग I2 माइनस ही बनाओ। हाँ, कब तक इजी इजी के पीछे भागोगे, है कि नहीं? I2 माइनस का मतलब है कि 2 आयोडीन है, एक है कौन? सेंट्रल, और एक बनेगा काउंटर, ठीक। तो जिस आयोडीन को आप सेंट्रल बना रहे हो उसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दो? अच्छा, I2 माइनस का मतलब है कि एक आयोडीन ऐसा है और उसके साथ में एक आयोडीन ऐसा है। 1 2 3 4 5 6 7, और जो दूसरा वाला है इसका 1। कुल मिला के भी कितने दिख रहे हैं? बस सीख गए। 1 S, 3 P। डन। चलिए
चेंज करूं स्लाइड? इसमें एक चीज देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन देखे, फिर वो नॉर्मल मॉलिक्यूल का हो, पेज पलट के देखो, पेज पलटो और ऑब्जर्व करो, जितने भी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखे बेटा, फिर वो नॉर्मल मॉलिक्यूल का हो, कैटायन का हो, चाहे एनायन का हो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कौन से वाले एटम का निकाल रहे हैं, सेंट्रल का कि काउंटर का? सेंट्रल का ही निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब ये चीज ना आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बन सकती है, हो सकता है आपके स्कूल में पूछ भी ले। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा है क्वेश्चन में BeCl2 और आपको ये पूछा जाए कि इन अ मॉलिक्यूल ऑफ BeCl2 द sp hybridization will be between या will be found between first within the beryllium atom, second between beryllium and chlorine atom, third within the chlorine atom, fourth all of the above। क्या आंसर देंगे आप? क्वेश्चन ये है कि इन अ मॉलिक्यूल ऑफ BeCl2 द sp hybridization will be found between, फर्स्ट ऑप्शन इज within the Be molecule, sorry within the Be atom यानी कि बेरिलियम एटम, सेकेंड between beryllium and chlorine atom, third within the chlorine atom, fourth all of the above। ठीक, वेरी गुड। और ओके आप लोग बेटा अच्छा ये बोल रही इसलिए हाँ भाई करण अर्जुन जल्दी बिटवीन ये बोल रही इसलिए तुमको ये लग रहा है? और क्या क्यों सोच के लग रहा है ऐसा? अरे कुछ सोच के लग रहा हो ना, वो तो बता कैसे। हाँ भाई ओ सेक्टर 10 ठीक है, जिनका भी ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव या बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन है, वो लोग अपने आप को झापड़ मार ले चार चार, और झापड़ मारने में दिक्कत लग रही है तो अपनी ऐसे दो उंगलियां करें और अपनी आंख में डालें। ठीक, मैंने हिंट भी किया है बेटा अभी कि अभी तक हम लोग जितना हाइब्रिडाइजेशन देखे उसमें हाइब्रिडाइजेशन किसमें मिल रहा है? सेंट्रल एटम के लिए ही निकल रहा है। ठीक, तो ये दिमाग में आप बिठा लीजिए, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन आप हमेशा सेंट्रल के रिस्पेक्ट में देते हो। ठीक, तो यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp वो किस में मिलेगा? विद इन द एटम ऑफ बेरिलियम, ना कि इन बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन, ना कि विद इन क्लोरीन। ठीक, वो किस में मिलेगा? हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल में। डन, लिख लीजिए इस पॉइंट को। चलिए लिखिएगा बेटा इस पॉइंट को। देयरफॉर hybridization will always be found, therefore hybridization will always be found, will always be found with respect to
द सेंट्रल एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, चलो अब ये हम लोगों ने जितना भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा है, जितनी भी प्रैक्टिस करी, वो कौन से टाइप के क्वेश्चन के लिए था? सेक्शन ए, ठीक, या फिर सेक्शन बी या सेक्शन सी से अगर डायरेक्टली आएगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, उसके लिए है। डन, पक्का, ठीक। लेकिन अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव टाइप के में आ गया, यानी कि सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, या एक्सप्लेन एसपी हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। अब इसमें तो लिखने की कहानी है, और लिखने की कहानी के लिए वीएसकेटी मेथड काम आएगा नहीं। क्या है वीएसकेटी मेथड? हाँ हाँ, बस, तो उस कंडीशन में अपने को सेकंड वाला मेथड लेके चलना है। कौन सा? MOD, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अब हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मेथड, MOD, ठीक। अब इसमें आएगी लिखने की बारी। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बोलो बोलो फिर, हाँ, देन अच्छा, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? ठीक, ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए? कंडीशंस। तो आप लोगों की बुक में जो कंडीशंस हैं वो थोड़े से क्या बोलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में थे, जिसको मैंने इजी लैंग्वेज में करके आपको लिखवा दिया। क्या क्या है भाई हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस? जल्दी रिकॉल करो। The number of participating atomic orbitals will be equal to the number of hybridized molecular orbital। ठीक, ध्यान रखना इस वाले में होती क्या है कहानी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराने से पहले अपने को एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में हाइब्रिडाइज करा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। ठीक, अच्छा, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ना आगे जाके हम लोग देखेंगे कि दो तरीके का होता है। एक तो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम से ही पता चल रहा है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग को सपोर्ट कौन करेगा? BMO। और बॉन्डिंग को कौन सपोर्ट नहीं करेगा? ABMO। ठीक, ये आगे हम लोग देखेंगे और डिटेल में। चलो, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हाइब्रिडाइज करेंगे और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग एंड शेयरिंग। डन। और ये पोस्टुलेट कौन से थियरी का है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक, कंडीशंस मैंने क्या क्या लिखाई? पहला, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। दूसरी चीज, जल्दी बताओ,
पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और ओरिएंटेशन हमेशा लगभग बराबर होगी। तीसरी चीज, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी बनेंगे। ठीक। और चौथी चीज, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप ही डिसाइड करेगा कि उस वाले मॉलिक्यूल का शेप क्या रहने वाला है। अब यहां पर याद हो, अगर मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वेनम, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा, पॉइजनस और वेनमस में क्या डिफरेंस है, बताओ जल्दी बताओ। पॉइजनस और वेनेमस में क्या डिफरेंस है? शट अप। क्या? लेकिन वर्बली मैंने कई बार बताया है। अगर मान लो कोई चीज आपको काटे और आपकी डेथ हो जाए तो वो वेनेमस कहलाएगी, जैसे सांप, स्कॉर्पियन, सैलामेंडर। ठीक, ये आपको काट दे तब आपकी मौत होगी ना। लेकिन जस्ट इसके उल्टे, आप अगर किसी चीज को, मतलब वो चीज आपको काटे तब आपकी मौत नहीं हो, लेकिन आप उस चीज को अगर काटोगे तब आपकी मौत हो जाए, तो वो चीज कहलाएगी पॉइजनस। जैसे कि डार्ट फ्रॉग, मालूम है डार्ट फ्रॉग क्या है? अरे वो छोटे वाले जंगली मेंढक जिनकी स्किन पे स्टिकी सब्सटेंस रहता है, जिसको आदिवासी लोग क्या करते हैं, वो अपने डार्ट यानी कि तीर के सिर पे लगाते हैं, फिर उससे किसी भी जानवर को मारो, इंसान को मारो, तो उसके जहर के असर से वो बेहोश हो जाता है, मर भी जाता है। ठीक। सिमिलरली छिपकली, ये जो नॉर्मल घर की छिपकली है, ये घर की छिपकली भी अगर आपको काटेगी तो आपको, मतलब आपकी मौत नहीं होगी। ठीक। सिर्फ यही नहीं, छिपकली मतलब एक ऐसा मिश्री का दाना रखा हुआ है जिसको छिपकली चाट के चली गई, तुम लोग उसको भी अगर खा लोगे, थोड़ा बहुत पेट दर्द होगा लेकिन मौत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो कहीं आपने उस छिपकली को काट के खा लिया तो तब फिर फूड पॉइजनिंग। कई बार सुना होगा ना, मिड डे मील में छिपकली मिली और उस वाले खाने को खा करके बहुत सारे बच्चे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ की डेथ भी हो गई। किसमें? पता नहीं भैया, खाए होंगे, पता नहीं मेरे को। ठीक। सिमिलरली धतूरा, कनेर, ये सब क्या है? ये सब पॉइजनस है। ठीक। लेकिन अगर मान लो, ये साइंस में तो नहीं, लेकिन इंग्लिश का पेपर लिख रहे हो अगर, और उसमें आपको बोला जाए कि बताओ वेनेमस और पॉइजनस, सॉरी वेनेमस और पॉइजनस, ये अगर वर्ड याद नहीं आ रहा, सही वर्ड वहां कौन सा बैठेगा, तब आप क्या वर्ड लिख करके आते हो? टॉक्सिक। आया समझ में? वैसे ही अपने पास मॉलिक्यूल्स के शेप को बताने के लिए दो वर्ड्स हैं बेटा। पहला वर्ड है ज्योमेट्री, जबकि दूसरा वर्ड होता है अपने पास स्ट्रक्चर। इन दोनों को यूज करने का अलग अलग कंडीशन रहता है, लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में बैठ के याद ना आए कि कौन सा वर्ड यूज करना है, तब आप क्या करेंगे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। डन? ठीक है जी, हाँ की ना? चलो, तो अब आओ किसमें, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको मालूम है, हाइब्रिडाइजेशन का रिक्वायर्ड कंडीशन मालूम है आप लोगों को। 4 कंडीशन है, चारों मैंने लिखा रखी है आप लोगों को। अब हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इस वाले मेथड से हम लोगों को 3 ही चीजें पढ़नी है। पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, then this is sp2 and the last will be sp, sp2, sp3। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।